उस दिन कुंदनपुर जंगल में सभी जानवर जंगल की हरी भरी घास खाकर वहाँ का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगती है। तेज हवा से जंगल के पेड़ डगमगाने लगते हैं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। जानवरों को अपने सामने किसी के आने की हलचल सुनाई देने लगी। जब सभी ने मुड़कर अपनी नजरें उठाकर देखा, 100 हाथियों की ताकत रखने वाला एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसने वहां आकर सब तहस नहस कर दिया। वो मासूम जानवरों को एक एक करके मारता चला जा रहा था। जब यह खबर प्रजा के रक्षक राघव शेर ने सुनी, तब राघव फौरन तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा कि वहां एक विशाल बाघ जंगल में आतंक मचा रहा है। आज अपने सामने विशाल खूनी बाघ को देखकर राघव के पैर भी डगमगाने लगे थे। सुनो, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे जंगल में आकर इस प्रकार तबाही मचाने का क्या मतलब है? हो 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 हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पिछली बार तो तुम मुझसे बच निकले थे। परसों पहले जो तुमने मेरे साथ किया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जंगल को तबाह करके अपना बदला पूरा करूंगा। आज तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दरअसल राघव की उस विशाल खूनी बाघ से दुश्मनी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी। जब एक दिन डरा और सहमा हुआ एक घोड़ा भागता हुआ राघव के पास आया। महाराज महाराज, गजब हो गया, वो सभी मर जाएंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ घोड़ा, क्या बात है? कौन मर जाएगा? तुम किसकी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या बताऊं महाराज, जंगल में एक भयंकर महामारी फैल गई है। जंगल के जानवर एक साथ बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। उन सभी के शरीर से खून बहना शुरू हो गया है। इससे पहले हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। राघव ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है। जब राघव बीमार पड़े जानवरों को जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक साथ कई जानवरों को बीमार देखकर राघव परेशान हो गया। महाराज महाराज, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? कल ये सभी अच्छे से भरपेट खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह होते ही इन सब की ये हालत हो गई। जल्दी कुछ कीजिए महाराज। भालू, सबसे पहले इन जानवरों को अस्पताल लेकर चलो और पता लगाओ इनकी बीमारी के पीछे आखिर क्या कारण है। राघव गोरिल्ला के साथ सभी जानवरों को अस्पताल लेकर पहुंचता है और वहां उन सभी बीमार पड़े जानवरों की जांच कराता है। भालू डॉक्टर जानवरों की रिपोर्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने हैरान क्यों हैं? महाराज, हैरानी की बात यह है कि ये सभी जानवर एक ही समय और एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। इन सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि इनके खाने में एक खतरनाक जानलेवा दवाई मिली है, जिसके कारण ये सभी बीमार पड़े हैं। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। तब इसका पता करने के लिए राघव खेतों की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलते ही राघव को जंगल में कुछ हलचल सुनाई देने लगती है। राघव देखता है कुछ बाघ मानव मिलकर खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और वहीं उनका मालिक कांचा बाघ अपने खेतों के लिए नशीली दवाइयां तैयार कर रहा है। देखना चीता, मेरा ये नुस्खा जरूर काम आएगा। मैंने लाखों रुपए खर्च करके ये दवाइयां विदेशों से मंगवाई हैं। इन दवाइयों के छिड़काव से कुछ ही दिनों में मेरे खेतों में फसलें लहराने लगेंगी और ये फॉर्मूला मुझे मोटा पैसा कमा कर देगा। जहाँ बाकियों की फसलें बड़ा होने में 1 महीना लग जाएगा, वहीं मेरी फसलें हफ्ते में ही बनकर तैयार हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। चीता, याद रखना, ये राज राज ही रहे। इस फॉर्मूले के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कांचा और चीता की ये सारी बातें राघव अपनी आंखों से देख और सुन लेता है। राघव सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ यहाँ से आ रही हैं। ये कांचा अपनी फसलें जल्दी बढ़ाने के चक्कर में खेतों में नशीली दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। ये कहकर कांचा के पास जाता है। कांचा राघव को वहाँ देखकर हैरान हो गया। कांचा, बंद करो ये सब। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन नशीली दवाइयों का खेतों में प्रयोग कर रहे हो, उन दवाइयों का असर सीधा आसपास के सभी खेतों में हो रहा है। इन नशीली दवाइयों से जंगल के मासूम जानवर बीमार पड़ रहे हैं। जंगल में हर तरफ महामारी फैल रही है। तुम अभी से इस जानलेवा दवाई का प्रयोग करना बंद करो, ये मेरा हुक्म है। कांचा राघव के सामने कुछ नहीं कहता। हो, मूर्ख राघव, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गीदड़ बक्कियों से डर जाऊंगा? लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये फॉर्मूला मंगाया है। मूर्ख राघव, तुम क्या? मुझे इस जंगल में ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
ऐसा बोलकर कांचा अपने सिपाहियों से कहकर भारी मात्रा में खेतों में जानलेवा दवाइयों का छिड़काव करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर जंगल में जानवरों की संख्या तेजी से अस्पतालों में बढ़ने लगती है। ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। राघव अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। मैंने उस कांचा को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सिपाहियों, चलो आज उस कांचा की नशीली फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। राघव अपने सिपाहियों के साथ कांचा के ठिकाने पर जाकर हमला कर देता है और एक के बाद एक राघव के सिपाही कांचा और उसके सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। राघव कांचा की विदेशों से मंगाई नशीली दवाइयों को जला देता है, लेकिन कांचा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब कांचा मुड़कर देखता है तो उसकी सारी नशीली फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई थी। राघव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बरसों के सपने को चकनाचूर कर दिया। तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ से कांचा और राघव की दुश्मनी की शुरुआत हुई। राघव से अपना बदला लेने के लिए कांचा एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक जी, कुंदनपुर जंगल का राजा जबरदस्ती जानवरों को धमकाकर वहाँ का राजा बन बैठा है और वो मासूम जानवरों पर जुल्म कर रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तब उसने मेरे घर और मेरी फसलें बर्बाद कर डाली। उस घमंडी राघव को रोकने के लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो कांचा, इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सब रोकने के लिए उस घमंडी राघव को सबक सिखाना होगा। तांत्रिक, तुम मेरे लिए मेरे अंदर ऐसी विनाशकारी शक्तियां डाल दो जिससे मैं एक विशाल रूप ले सकूं। मेरा विशाल रूप देखकर राघव डर जाएगा और वो फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। कांचा की छोटी कहानी सुनकर तांत्रिक उसके अंदर अपनी विनाशकारी शक्तियां डाल देता है और कांचा एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ का रूप ले लेता है। और आज इस तरह कांचा राघव से अपना सालों पुराना बदला लेने के लिए उसके जंगल में आकर तबाही मचा रहा था। तभी राघव के पास गोरिल्ला भागता हुआ आता है। महाराज, ये विशाल बाघ और कोई नहीं बल्कि आपका सालों पुराना दुश्मन कांचा बाघ है। इसने तुम्हारे खिलाफ एक तांत्रिक को अपनी झूठी कहानी बताकर उससे अपने अंदर विनाशकारी शक्तियां टलवाई हैं और ये विशाल रूप लेकर यहाँ आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर राघव गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, पहले ये मेरे हाथों से बच निकला था। चलो आज मिलकर इसका इलाज कर ही देते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे लेकर आता हूँ। राघव वहाँ से भागता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा राघव का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देता है। कुछ देर बाद जब विशाल कांचा वहां से गुजरता है तब गोरिल्ला जलती हुई मशाल फेंककर मारता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा वहीं जलकर मर जाता है। इस तरह राघव ने आज कांचा को खत्म करके अपने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आसमान में घोर बादल छाए हुए थे। तेज गर्जन के साथ जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। उस भयंकर तूफानी रात में रीना शेरनी अपने बेटे शिवा को लेकर तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि दो जालिम रीना के बेटे शिवा को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। वे दुष्ट हत्यारे शिवा की जान के दुश्मन जो बन गए थे। वे दोनों जालिम शिवा की हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मासूम शिवा के वे दोनों हत्यारे कौन थे और वे उसे क्यों मारना चाहते थे? और आखिर क्यों एक बूढ़ी माँ ने अपनी जिंदगी के इतने साल अपने बेटे के इंतजार में बिताए? तो आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है सालों पहले वृंदावन जंगल में राज कर रहे महाराज रुद्र प्रताप से। रुद्र प्रताप अपनी पत्नी रीना और बेटे शिवा के साथ वृंदावन जंगल में राज कर रहे थे। उस समय महाराज रुद्र प्रताप अपनी वृद्धावस्था में चल रहे थे। महाराज रुद्र ने अपने जीवन काल में सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और सालों तक अपने जंगल की देखभाल की। और उनके इस जीवन काल में महाराज रुद्र प्रताप का साथ दिया उनके शाना बशाना खड़े रहने वाले उनके दो वफादार सिपाही कांचा और रंगा ने। कहने को तो कांचा और रंगा महज महाराज रुद्र प्रताप के दो सिपाही थे, लेकिन वे दोनों महाराज रुद्र प्रताप के लिए उनके दो सगे भाइयों के समान थे। महाराज रुद्र प्रताप कांचा और रंगा को अपने दोनों बाजू समझते थे। रुद्रशेर अपने उन दोनों सिपाहियों पर आंख मूंदकर भरोसा जो करते थे। महाराज जब भी किसी मुसीबत में होते तो उस समस्या का हल निकालने के लिए वे हमेशा कांचा और रंगा को बुलाकर उनकी राय सुनते और हमेशा की तरह कांचा और रंगा
अपनी समझदारी और बुद्धि से महाराज रुद्र की समस्याओं को हल करते थे। ऐसे ही एक दिन महाराज रुद्र प्रताप बड़ी परेशानी में थे और वे अपनी पत्नी रीना से कहते हैं, रीना, अब तो सारा जंगल जानता है कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। यही समय है कि मैं अपने बेटे शिवा को इस जंगल का अगला राजा घोषित करूँ। महाराज, तो इसमें इतना परेशानी वाली कौन सी बात है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। रीना, खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि हमारा बेटा शिवा अभी बहुत छोटा है। वह अभी इस जंगल को नहीं संभाल पाएगा। महाराज, आप इसकी चिंता मत करें। आपके दो वफादार सिपाही कांचा और रंगा, वे दोनों हमारे बेटे शिवा के साथ इस जंगल को संभालने में उसकी मदद जो करेंगे। आखिर यही तो समय है उन दोनों को अपनी वफादारी दिखाने का। तब अगले दिन महाराज रुद्र प्रताप जंगल में एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में कांचा और रंगा को भी आमंत्रित करते हैं। सुनो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं अपने बेटे शिवा को इस जंगल का राजा घोषित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है। वही इस राजगद्दी का असल हकदार है। इसलिए जब तक मेरा बेटा इस जंगल को संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक मेरे वफादार भाई कांचा और रंगा इस जंगल को संभालने में मेरे बेटे का साथ देंगे। तब सबने महाराज रुद्र प्रताप की बात को सराहा और शिवा को अपना अगला राजा घोषित किया। लेकिन अगले दिन कांचा बाघ रंगा सिर से मिलने उसके पास आया। रंगा, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। हमारे सालों की वफादारी का महाराज ने ये सलाह दिया। अरे क्या हुआ कांचा भाई, महाराज ने कल एक अच्छा फैसला किया। अरे रंगा, क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? जरा सोचो, हमने इतने सालों तक महाराज की गुलामी की है और अब अगर उनका बेटा शिवा इस जंगल का राजा बनेगा, तब हमें उसकी भी गुलामी करनी पड़ेगी। हमारा सारा जीवन तो गुलामी करने में ही चला जाएगा। आखिर हमारे भी कोई सपने हैं। ये जानते हुए भी कि हमने सालों तक महाराज की सेवा की और हमेशा उनके साथ खड़े रह गए, महाराज ने हमें छोड़कर अपने बेटे शिवा को जंगल की राजगद्दी दे दी। अगर शिवा जंगल का राजा बन गया तो हमारी आने वाली औलादें भी महाराज रुद्र प्रताप की पीढ़ियों की गुलामी करेंगी। यूं बोलकर कांचा बाघ रंगा शेर के दिमाग में महाराज रुद्र के लिए खिलाफ जहर भर देता है। हाँ कांचा भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें क्या करना चाहिए? तब कांचा बाघ रंगा को अपना प्लान समझाता है। अगले दिन कांचा का एक सिपाही महाराज रुद्र प्रताप के पास आता है। महाराज, जल्दी कीजिए, जंगल की पुरानी घाटी में आपके दोनों सिपाही कांचा और रंगा एक मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें आपकी जरूरत है महाराज। तब यह सुनकर बूढ़ा रुद्र प्रताप उसी समय पुरानी घाटी पर पहुंचा, लेकिन वहां तो कांचा और रंगा सही सलामत अपने सिपाहियों के साथ खड़े थे। अरे कांचा और रंगा, मैंने तो सुना था तुम दोनों एक मुसीबत में हो। हो। रुद्र प्रताप, मुसीबत तो अब तेरे ऊपर आने वाली है। तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर कांचा और रंगा अपने सिपाहियों के साथ महाराज रुद्र प्रताप पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से महाराज रुद्र प्रताप की हत्या कर देते हैं। लेकिन उस दिन घाटी में यह सब होते हुए महाराज के बेटे शिवा ने यह सब देख लिया था। यह सब देखकर शिवा बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन शिवा को भागते हुए कांचा और रंगा ने देख लिया। अरे कांचा, ये तो महाराज रुद्र का बेटा शिवा है। अगर इसने जंगल जाकर गलती से अपना मुंह खोल दिया तो हमारे सारे केक राय पर पानी फिर जाएगा और हमें जंगल में बेमौत ही मार दिया जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इसकी जुबान को बंद रखना होगा। उधर मासूम शिवा जंगल में आकर अपनी माँ रीना को सारी बात बताता है। तब रीना शिवा को लेकर तेजी से जंगल से भागती है और भागते हुए एक जगह आकर कांचा और रंगा रीना शेरनी को घेर लेते हैं। अरे कांचा, रंगा, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रीना शेरनी, ज्यादा नाटक मत कर। हमें पता है तेरे बेटे शिवा ने आकर तुझे सब बता दिया है। हमने तेरे पति रुद्र प्रताप को तो ऊपर भेज दिया, अब उसके बेटे शिवा की बारी है। बता, कहाँ है तेरा बेटा शिवा? तूने उसे जहाँ भी छिपाया है, जल्दी से उसे हमारे सामने ले आ। जब कांचा और रंगा रीना से यह सब बोल रहे थे
तब दूर खड़ी बकरी शिवा के साथ यह सब सुन रही थी। शिवा और रंगा के आने से पहले ही रीना शेरनी ने अपने बेटे को बकरी के हवाले कर दिया था। जब बकरी ने यह सब सुना तब वह शिवा को लेकर जंगल से बहुत दूर भाग गई और इधर कांचा और रंगा ने मिलकर रीना शेरनी पर बहुत जुल्म किए, तो इसलिए कांचा और रंगा शिवा की जान के दुश्मन बन गए थे और इसी वजह से बूढ़ी रीना शेरनी को इतने वर्षों तक अपने बेटे शिवा की याद में बिताने पड़े। अब अगले दिन एक नई सुबह होती है। शिवा शेर तेजी से दहाड़ लगाता हुआ अपनी माँ बकरी के साथ अपने जंगल वापस लौट आता है और आकर अपनी माँ रीना से मिलता है। बेटा, आखिर तुम आ गए। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे प्राण ही निकलने वाले थे। बकरी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे बेटे को पाल पोष कर इतना बड़ा किया। हाँ माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ और मुझे ये भी पता है कि उन दुष्ट जालिमों ने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब उन जालिमों के जुल्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है माँ। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कांचा और रंगा को जान से मार दूंगा और उन हत्यारों से अपने पिता और तुम पर हुए सारे जुल्मों का हिसाब लूंगा। ऐसा कहकर सिम्बा एक जोर की दहाड़ लगाता है और अपने सिर पर एक जादुई मुकुट प्रकट करता है जो उसे उसकी अच्छाई के बदले एक पंडित जी से प्राप्त हुआ था। तब शिवा दौड़ता हुआ कांचा और रंगा के पास आता है और अपनी मुकुट की जादू शक्तियों से कांचा और रंगा के साथ उसकी सारी सेना को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। इस तरह शिवा अपनी जादुई मुकुट की मदद से अपने पिता के दुश्मनों से अपना हिसाब पूरा कर लेता है। विशाल शरीर और जादुई पंखों के साथ वो वापस लौट आया था। धरती पर अपने कदम रखते ही वो आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसके कदमों की आहट से दुश्मन के इलाके में सनसनी फैल गई। विशाल शरीर वाले उस शेर के रूप में अपनी मौत देखकर राठी बाग के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो लौट आया है, अपना बदला लेने वो वापस आ गया है। रुद्रा शेर ने अपने सर पर एक जादुई मणि प्रकट की और उसमें से भयंकर शक्तियाँ निकाली और राठी के सिपाहियों को एक एक करके उसने जिंदा जलाकर राख कर दिया। लेकिन पत्थरों के पीछे खड़े कोनूर चीता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाग के पास पहुँचा। राठी विशाल रूप लेकर वो वापस आ गया है। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेकर रहेगा। शांत हो जाओ कोनूर, कौन वापस आ गया है? रुद्रा वापस आ गया है। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो कोनूर? मैंने उसे खुद 100 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार दिया था। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे वापस आ सकता है? राठी और कोनूर चीता आज इस बात से हैरान थे कि रुद्रा वापस कैसे लौटा। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल रश्मि शेरनी के 2 बेटे थे, रुद्रा और रघु। रुद्रा बड़ा था और रघु छोटा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकेली रश्मि ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपने दोनों बेटों को जवान किया। रश्मि के पास उनके पिता की दी हुई एक धरोहर जादुई मणि थी जो मरने से पहले उनके पिता ने रश्मि को दी थी। रश्मि, इस मणि का तुम ख्याल रखना। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सालों से मैं इस मणि की रक्षा करता आया हूँ। मेरे बाद तुम इस मणि को रुद्रा को देना। वो मेरा बड़ा बेटा है। रघु अभी छोटा है। वो अभी जंगल की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जब रुद्रा बड़ा हो जाए तो तुम इस मणि को रुद्रा को देना। बेटा, ये मणि तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मणि अपने बड़े बेटे यानी रुद्रा को देने के लिए कहा था। इसलिए रुद्रा, ये मणि आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इस मणि का हमेशा ख्याल रखना है। और रघु, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ रहकर हमेशा उसके कामों में उसकी मदद करनी है। रुद्रा जंगल की हर जिम्मेदारी और कामों में अपने छोटे भाई रघु को अपने साथ रखता और रुद्रा अपनी मणि की शक्तियों से गरीब और लाचार जानवरों की मदद करता। एक रात हुई तेज तूफानी बारिश में कुछ जानवरों के घर टूटकर बिखर गए। तो अगले दिन रुद्रा ने वहां जाकर उन बेघर हुए जानवरों के लिए अपनी मणि की शक्तियों से नए घर बनाकर दिए। नए घर पाकर जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस दिन रुद्रा को ये चमत्कार करते हुए राठी बाग ने देख लिया।
राठी बाघ अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों भाइयों के पास वो अनोखी जादुई मणि आखिर कहां से आई? उनके पास वो असीम ताकत है जिनका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। तभी राठी का एक सिपाही कहता है, महाराज, वो जादुई मणि आपके एक बहुत पुराने दुश्मन उस रश्मि शेरनी के पति भानु प्रताप की है, जिसे उसने मरने से पहले रश्मि शेरनी को सौंपा था और अब उसकी औलादें इस मणि का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा तो ये बात है। लगता है इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, और जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ नफरत भी बहुत जल्दी होती है। रात में जब रश्मि और रुद्रा सो रहे थे, नींद न आने पर रघु घर के बाहर टहल रहा था। तभी राठी बाघ रघु से मिलने उसके पास आया। अरे तुम तो राठी बाघ हो ना, इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छिपाया है। कैसा राज राठी? सच्चाई जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल रघु, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले रश्मि से कहा था कि तुम उसके सौतेले बेटे हो और रुद्रा उसका अपना खून है, इसलिए उसने रश्मि को वो जादुई मणि रुद्रा को देने के लिए कहा। और तुम्हारे भाई रुद्रा ने बड़ी चालाकी से इस बात का फायदा उठाकर वो मणि हासिल कर ली। अगर ऐसी बात है तो वो जादुई मणि मैं रुद्रा से हासिल करके ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी ने उस रात रघु को ऐसी झूठी कहानी बताकर रघु को उसके बड़े भाई रुद्रा के खिलाफ कर दिया और उसने रघु को एक प्लान समझाया। अगली सुबह रघु अपने भाई रुद्रा के पास आया। अरे रुद्रा भाई, हमारे जंगल के पास वाली नदी पर कुछ जानवरों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा एक बार जाकर तो देखो वहाँ जानवरों को क्या मसला है, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई। ये कहकर रुद्रा नदी की ओर जाने लगा। रुद्रा नदी के रास्ते में आने वाले एक पुल से होकर जा रहा था। तभी रास्ते में राठी ने उसके सामने आकर रघु का रास्ता रोक लिया। लगता है बड़ी जल्दी में हो रुद्रा, वहाँ नदी पर कोई जानवर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलवाया है। इससे पहले रुद्रा अपने जादुई मणि का इस्तेमाल करता, राठी ने रुद्रा पर वार किया और रुद्रा को वहीं घायल कर दिया। उसने रुद्रा से उसकी जादुई मणि हासिल करके उसे पुल से नीचे खाई में धकेल दिया। उधर दूसरी तरफ रघु ने अपनी माँ रश्मि से कहा, रश्मि, तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और इस बात का फायदा उठाकर तुमने वो जादुई मणि रुद्रा को दे दी। इतना कहकर रघु ने रश्मि शेरनी पर हमला किया और उसने अपनी माँ रश्मि को जान से मार डाला। उधर राठी बाघ जादुई मणि को पाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी रघु राठी के पास पहुंचा। राठी, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस रश्मि शेरनी को भी मार डाला है, अब तुम ये जादुई मणि मुझे दे दो। हा 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 हा। रघु, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हाथ में आई इस कीमती मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मणि देने का वादा किया था। वादा? हा 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 हा, वो सब झूठ था रघु। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और इसे जिंदान में डाल दो। राठी ने रघु के साथ धोखा किया और रघु को जिंदान में कैद कर दिया। राठी बाघ ने अब मणि को पाकर उसकी शक्तियों से रुद्रा के जंगल को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जानवर जिन्होंने राठी बाघ का विरोध किया, उसने उन्हें बंदी बना लिया। उधर खाई में पड़े रुद्रा की लाश को 3 दिन हो गए थे। तभी अचानक वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और वो रुद्रा को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया। जब रुद्रा को होश आया तब उसने जिनको अपनी सारी कहानी बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब करने वाला राठी बाघ है। उसने पहले तुम्हारे भाई रघु को तुम्हारे खिलाफ रघु, किया। अगर मैं उस रात तुम्हें उठाकर यहाँ ना लाती तो वो दोनों दरिंदे तुम्हें भी मार डाल देते। तुम्हारे बूढ़े माता पिता आज भी उस जिंदान में कैद तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। धोखा दिया। मेरी माँ और पिता को जिंदान में रखने वाले वो दोनों पापी अब बच नहीं पाएंगे। कि उस जादुई मणि को पाकर अब वो राठी जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस पापी से उस जादुई मणि को एक बार फिर से हासिल करना होगा और उस पापी को सबक सिखाना होगा। लेकिन जिन महाराज, राठी के पास वो जादुई मणि है, बिना उसके मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? तब जिन ने अपनी शक्तियों से रुद्रा का शरीर बड़ा किया और उसे जादुई पंख दिए।
जब रुद्रा राठी के पास पहुंचा, तब राठी रुद्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रा, तो तुम मौत को चकमा देकर एक बार फिर से लौट आए हो। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी हमारी मौत का नजारा देखकर कांप उठेंगी। ये कहकर राठी ने जादुई मणि की शक्तियों से रुद्रा पर हमला किया, लेकिन विशाल रुद्रा पर राठी की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब रुद्रा ने एक ही वार में राठी और उसके सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। राठी को मारकर रुद्रा ने अपने भाई रघु को जिंदान से आजाद किया और रुद्रा ने फिर अपने असली रूप में आकर अपने भाई से पूछा, रघु भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, और मुझे ये बताओ हमारी माँ कहाँ है? तब रघु ने रोते हुए रुद्रा को सब बताया और वो फूट फूट कर रुद्रा के सामने रोने लगा, क्योंकि अब रघु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात आसमान में गरजते हुए बादल मानो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहे थे। तेज हवाओं के साथ जंगल की धूल को अपने साथ उड़ाते हुए स्कार की सेना का एक बड़ा काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। तेज पानी के बहाव के साथ अपने पैरों की रफ्तार से पानी को चीरते हुए उनकी दौड़ने की आवाज ये बता रही थी कि वो यहाँ कोई बड़ा मकसद पूरा करने आए हैं। स्कार के सिपाहियों का वो काफिला जब उस जंगल की महारानी गर्भवती बाला शेरनी और उसकी बहनों ने देखा तो खौफ से उनके कदम पीछे हटने लगे और उनका गला एकदम से सूख गया। बाला बहन, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर उस जालिम स्कार को तुम्हारे गर्भवती होने का पता चला तो वो तुम्हारी संतान को जन्म से पहले ही मार डालेगा। तुम हमारी चिंता मत करो, अगर हम जिंदा बची तो फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर दोनों शेरनियों ने गर्भवती बाला शेरनी को बचाने के लिए उसे वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी में रवाना कर दिया। उधर स्कार ने उन शेरनियों के पास जाकर एक जोर की दहाड़ लगाई। शेरनियों, कहाँ है बाला शेरनी? आज मैं उसे खत्म करके उसके इस जंगल को तबाह कर दूंगा। अगर तुम दोनों कुछ और देर जिंदा रहना चाहती हो तो उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करो। स्कार, बाला तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो एक दिन तुझसे तेरे जुल्मों का हिसाब जरूर लेगी। तुम दोनों की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। सिपाहियों, कुचल दो इन दोनों को। स्कार के सिपाहियों ने बाला शेरनी की दोनों बहनों पर हमला करके बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें फाड़ कर रख दिया। चलो सिपाहियों, हमारा काम खत्म हुआ। और स्कार अपने सिपाहियों को लेकर वहां से निकल गया। खून से लथपथ उन दोनों शेरनी की लाशें जमीन पर तड़प रही थी। उनके शरीर में अभी भी जान बाकी थी। आधी रात में बाला शेरनी का प्यार उसे अपनी बहनों की ओर खींच लाया। बाला ने जब अपनी बहनों को खून से लथपथ तड़पते हुए देखा तो उसकी रूह कांप उठी। ये उस जालिम ने मेरी बहनों के साथ क्या कर दिया? मेरी बहनों, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं बाला बहन, तुम खुद को दोष मत दो। शायद हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन तुम इस बदले की आग को कभी बुझने मत देना। हमारी मौत का बदला तुम उस जालिम से जरूर लेना। बाला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस दर्दनाक हादसे का घुट पी लिया और अपनी दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया और वो एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल गई। उधर तूफानी स्कार के सिपाहियों ने बाला शेरनी के जंगल वापस आकर वहां की प्रजा पर जुल्म करने शुरू कर दिए। और उधर जब स्कार उस जगह पर पहुंचा तो वहां से उन दोनों शेरनियों की लाशें गायब हो चुकी थी। खून से सनी ये जमीनें दोनों शेरनियों की लापता हुई लाशों की ओर साफ साफ इशारा कर रही हैं कि वो यहाँ आई थी। वो अपनी बहनों की लाशें यहाँ से उड़ा कर ले गई। लेकिन बाला, तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ निकालूंगा। स्कार ने जंगल आकर वहाँ की प्रजा को चेतावनी देते हुए कहा, तुम सभी जानवरों मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी मसीहा वो बाला शेरनी तुम्हें छोड़कर दुम दबाकर यहाँ से भाग गई है। वो तुम्हें बचाने अब यहाँ कभी नहीं आने वाली। अगर खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो बस अब तुम मेरी और मेरे सिपाहियों की सेवा करते रहो, क्योंकि अब से यहाँ के राजा हम हैं। स्कार ने बाला के पूरे परिवार को तबाह कर दिया और वो यहाँ का राजा बन गया। उधर बाला शेरनी कई दिनों से लगातार समंदर में भटकती हुई एक जंगल पहुंची, जहां उसे एक भालू का घर दिखा। बाला को वहां देखकर भालू ने कहा, अरे शेरनी, तुम कौन हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। बाला बड़ी दुखी मन से भालू को अपनी सारी कहानी बताती है।
भालू, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। उस जालिम स्कार ने मेरे पूरे हाँ, परिवार माँ, को मैं अपना तबाह ख्याल कर रखूंगा। दिया और मेरी दोनों बहनों को मारकर मुझसे मेरे जंगल को छीन लिया। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कई दिनों से समंदर में घूम रही हूँ कि मुझे कोई ठिकाना मिले जहाँ मैं अपने आने वाले बच्चे को पाल सकूँ। बाला शेरनी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उस बात का बहुत दुख है। तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। वहीं भालू के घर में उसकी पत्नी, वो बहुत लालची थी। यहाँ हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, ऊपर से तुमने इस गर्भवती शेरनी को अपने घर में रख लिया। क्या जरूरत थी इसे अपने घर में रखने की? हमारी ये किसी काम की नहीं है, ऊपर से हमसे खाना मांगेगी सो अलग। ये तुम क्या कह रही हो? देख नहीं रही कि वो गर्भवती है? जब तक उस शेरनी को बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो यहीं हमारे साथ ही रहेगी और अब से उसकी और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर भालू शेरनी और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए बाला का सारा काम वो खुद करता है। भालू अच्छे से बाला शेरनी की देखरेख करता है। ऐसे ही अब दिन बीते जा रहे थे और एक सुबह वो दिन भी आया जब बाला शेरनी के गर्भ से एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। बाला के नन्हे बेटे को देखकर भालू बहुत खुश हुआ। बाला शेरनी, बधाई हो, तुम्हें एक बेटा हुआ है। देखना, तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा सिपाही बनेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर बाला का बेटा बगीरा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो अपना आधे से ज्यादा समय भालू के साथ रहकर बिताता। एक दिन भालू बगीरा के साथ समंदर किनारे खेल रहा था। अरे वाह बगीरा, क्या बात है, तुम तो खेलने में बहुत अच्छे हो। वहीं उस दिन समंदर में स्कार के कुछ सिपाही अपने जहाजों में बैठकर समंदर में गश्त लगा रहे थे। तभी समंदर में घूमते हुए उनकी नजर समंदर किनारे भालू और उस सफेद शेर पर पड़ी। अरे भाइयों, मैं जो देख रहा हूँ, क्या तुम भी वो देख रहे हो? ये सफेद शेर को ध्यान से देखो, इसकी चमड़ी और शक्ल हूबहू बाला शेरनी से मिलती है। हाँ भाई, मैंने सुना है बाला शेरनी गर्भवती थी, हो ना हो ये उसी का बेटा है। ये सुनकर बाघ मानव सिपाहियों ने फौरन जाकर स्कार को ये खबर दी। महाराज, आज समंदर में गश्त लगाते हुए हमने एक भालू के साथ एक सफेद शेर को देखा। उसकी शक्ल और चमड़ी बिल्कुल बाला शेरनी के जैसी थी। महाराज, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो वो शेर बाला शेरनी का ही बेटा है। इसका मतलब अगर वो सफेद शेर वहाँ है तो उसकी माँ बाला शेरनी भी वहीं आसपास ही होगी। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, जिसका मुझे इंतजार था वो दिन अब आने ही वाला है। उधर एक दिन बगीरा ने अपनी माँ बाला शेरनी से कहा, माँ, हमारे परिवार में सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही हैं। या मेरे पिताजी या मेरी कोई भाई बहन नहीं है। माँ, बेटा, आज तुमने मुझसे ये पूछकर मेरे पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया है। कुछ सालों पहले मेरा पूरा हंसता खेलता एक परिवार था जिसमें तुम्हारे पिता और मेरे साथ मेरी दो जुड़वा बहनें रहती थी। तुम्हारे पिता एक सच्चे, नेक दिल और बहादुर राजा थे। उन्हें मेरे बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास था तो वो था उनका मित्र स्कार। लेकिन जहाँ तुम्हारे पिता स्कार पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, वहीं उसके मन में लालच था। वो हमेशा से तुम्हारे पिता के जंगल को हथियाना चाहता था। उस दिन जब मैंने अपनी गर्भवती होने की खबर तुम्हारे पिता को सुनाई, तब वो बहुत खुश हुए और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो स्कार के पास गए। स्कार, मेरे दोस्त, बधाई हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने सुना, तुम्हारी भाभी बाला गर्भवती है। जल्द मेरे घर में एक संतान जन्म लेगी। तुम देखना स्कार, मैं अपने बेटे को एक ताकतवर और बहादुर राजा बनाऊंगा। जब स्कार ने तुम्हारे पैदा होने की खबर सुनी तो उसके कलेजे पर सांप लौट गए। सालों से मैं उस रघु के साथ रहकर उसके मरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है रघु को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और बेटा, एक रात स्कार ने अपने सिपाहियों के साथ धोखे से तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम्हारे पिता के मरने के बाद जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, लेकिन उस स्कार का जुल्म सिर्फ तुम्हारे पिता तक ही नहीं रुका। उसकी नजरें अब मेरे ऊपर थीं, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म करना चाहता था। और एक दिन उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हमारे जंगल पर हमला कर दिया। उसका सामना करते हुए मेरी बहादुर बहनों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुम्हें उस जालिम से बचाने के लिए मैं यहाँ चली आई और तब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहकर तुम्हें पाल रही हूँ। भला हो उस भालू का जिसने मुझ दुखियारी को अपने घर में जगह दी, वरना आज की इस स्वार्थ भरे समय में कौन किसकी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ आज स्कार अपने सिपाहियों के साथ बाला और उसके बेटे को तलाश करता हुआ समंदर में आगे बढ़ रहा था। तभी किनारे पर खड़े उस भालू की नजर स्कार और उसके सिपाहियों की जहाजों पर पड़ती है। भालू ये देखकर भागता हुआ बाला शेरनी के पास आता है और उसे सब बताता है।
भालू, ये वही जालिम है जिसकी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो मेरे पूरे परिवार का हत्यारा है। आज हमें मिलकर उसका सामना करना होगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बाला शेरनी, अब तुम बस देखती जाओ मैं कैसे उस जालिम को ठिकाने लगाता हूँ। बगीरा और बाला शेरनी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। भालू बाला और बगीरा को लेकर समंदर के बीच एक पुल पर आ जाता है और वहाँ कुछ बड़े पत्थरों को इकट्ठा करता है। जैसे ही स्कार और उसके सिपाहियों के जहाज उस पुल को पार करते हैं, बाला, बगीरा और भालू मिलकर उन बड़े पत्थरों को स्कार के जहाजों पर गिराते हैं। विशाल पत्थरों से स्कार और उसके सिपाहियों के सारे जहाज टूटकर बिखर जाते हैं। स्कार और उसके सारे सिपाही समंदर में वहीं डूब जाते हैं और इस तरह आज बाला शेरनी का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।